हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड वेब के बारे में और पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। काफ़ी मज़ेदार होने वाली आज की क्लास, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर नहीं लिया है। और अगर प्रीवियस कोई क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए। क्लास लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ आपको चैनल पे मिल जाएगी एल्टीगेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट। तो कोई क्लास मिस हो गई हो आप डायरेक्ट वहाँ जाके भी देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी प्लेलिस्ट का। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नहीं अभी तक कॉपी पेन लिया तो लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फूड वेब से, यानी भोजन जाल। क्या है ये भोजन जाल, चलो जल्दी से देखते हैं। अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। इट शोज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट दे ईट एंड हु ईट देम। चलो क्या है फूड वेब, सबसे पहले तो बताऊं, अगर मैं आपको पेन ले लेती हूँ। फूड वेब को हम हिंदी में बोलते हैं भोजन जाल। फूड वेब मतलब हो गया हमारा भोजन जाल। हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो तो साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी में भी पता होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए। भोजन जाल, भोजन जाल फूड वेब एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कई सारी फूड चेन आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। किसमें? इकोसिस्टम में। इट शोज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड, साथ ही साथ शो करती है कैसे अलग अलग जीव आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वो जो खा रहे हैं या उन्हें जो खा रहे हैं। चलो साथ ही साथ हम कह सकते हैं फूड वेब ये दिखाता है कि एक जीव कैसे अलग अलग जीवों को खा सकता है और उन्हें कौन कौन से जीव खा सकते हैं। तो ये सारी बात होगी हमारे फूड वेब में। चलो डिफरेंस क्या है फूड चेन और फूड वेब के बारे में। अब आप सोचोगे फूड चेन नहीं देखी होगी अगर प्रीवियस क्लास, तो नहीं पता होगा। फूड चेन हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, डिटेल डिस्कशन हुआ था। नहीं देखिए क्लास देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है फूड चेन और फूड वेब के बीच में। चलो देखें अंतर क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफकोर्स फूड चेन एक सिंगल पाथवे है एनर्जी फ्लो का, यूनिडायरेक्शनल है हम कह सकते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। फिर प्राइमरी को सेकेंडरी खा रहा है, देन आगे एनर्जी न्यूट्रिएंट्स पास होंगे। सेकेंडरी को टर्शरी खा रहा है तो एनर्जी पास होगी। आपको याद होगा हमने 10% लॉ पढ़ा था, लिंडमैन ने दिया था, और उसमें हमने पढ़ा था कैसे एनर्जी 10% आगे पास होती है और बाकी की 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है एज हीट, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, वेस्ट। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 10% लॉ में। जैसे कि हमने बात करी थी, अगर 1000 यूनिट एनर्जी है हमारे प्रोड्यूसर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खा रहा है उसको कितनी मिलेगी? उसको मिलेगी 1000 का 10%, जैसे उससे मिल गई 100। देन प्राइमरी को जो खा रहा है उसको मिल जाएगी 100 का 10 यानी 10। देन सेकेंडरी को जो खा रहा है, देन आगे 10% क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हर एक स्टेप पे जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाएगी। ऑफकोर्स होगी, 1000 से कहाँ 0.1 तक भी आ जाएगी। 10% करते करते एंड तक 0.1 तक भी आएगी। तो क्या हो रहा है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है। 10% एनर्जी पास हो रही है, बाकी की 90% एनर्जी नष्ट हो रही है एज अ हीट, वेस्ट, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, इन सब में वेस्ट हो रही है। फूड वेब क्या है? ये क्या है? इसमें क्या है, काफ़ी सारी जो फूड चेन है वो क्या होंगी? कनेक्टेड होंगी आपस में। ये अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई सारी फूड चेन आपस में क्या होंगी? कनेक्टेड होंगी, जुड़ी हुई होंगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फीचर की तो वो होगा हमारा सिंप्लिसिटी। तो फूड चेन क्या है? सिंपल है, लीनियर है, यूनिडायरेक्शनल, हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें फूड वेब की, ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और रियलिस्टिक है, यानी अधिक वास्तविक है। स्टेबिलिटी, स्थिरता की बात करें तो फूड चेन लेस स्टेबल है और फूड वेब मोर स्टेबल है। किस वजह से? मल्टीपल पाथ की वजह से। विकल्प इसमें ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा स्थिर है।
फिर हम बात करें अगर फूड चेन के एग्जाम्पल की, तो जैसे ग्रास को खा रहा है ग्रास होपर को खा रहा है फ्रॉग। ये बात हो गई फूड चेन की। और अगर हम फूड वेब की बात करें तो ग्रास को काऊ भी खा रही है, रैबिट भी खा रहा है, ग्रास होपर भी खा रहा है, तो ये क्या हो गई, फूड वेब हो गई। क्लियर। फूड वेब में क्या होगा, बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ी हुई होंगी, यानी इंटरकनेक्टेड होंगी। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। कंपोनेंट्स क्या होंगे फूड वेब के, ऑफ कोर्स आप अगर देखी होगी लास्ट क्लास तो आप कहेंगे तो सिमिलर है। जी हाँ, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं सिमिलर हैं ये। देखो, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ हो गए, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, किससे, फोटोसिंथेसिस के जरिए, जैसे ग्रास, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी आपके हार्बीवोर्स, जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, रैबिट, डियर, काऊ, ग्रास ऊपर। ये सारे एग्जाम्पल प्राइमरी कंज्यूमर के हो गए। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कार्निवोर्स कहेंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, स्नेक, फ्रॉग, स्मॉल फिश, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स के। टर्शरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, जैसे कि ईगल, आउल और बिग फिश। डिकम्पोजर्स को हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। काफ़ी डिटेल में हमने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था। क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स और एनिमल्स। अच्छा, इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मरे हुए हम कह सकते हैं पौधे और जानवरों को गलाकर मिट्टी में बदल देते हैं, या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका फंजाई, बैक्टीरिया और अर्थवर्म। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तोड़ते हैं। काफ़ी कुछ हमने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको लेनी है क्लास सारी, कुछ भी मिस नहीं करना है। कैसे जो है फूड वेब वर्क करती है, हाउ फूड वेब वर्क्स। लेट्स टेक अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रास उसे खाएगा आपका डियर, ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा टाइगर। लेकिन जो ग्रास है उसको रैबिट और इंसेक्ट्स और काऊ वो भी खाते हैं। ऐसा नहीं है ग्रास को सिर्फ डियर ही खाता है, इसको रैबिट्स, इंसेक्ट्स, काऊ ये सब भी खाते हैं, और भी एनिमल्स हैं जो खाते हैं। अब इंसेक्ट्स है, हो सकता है वो बर्ड्स उसे खा लें, या हो सकता है फ्रॉग इंसेक्ट्स को खा लें। लिज़ार्ड, घर में देखो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, दिवाली से पहले बहुत आते हैं लाइट पे, तो उसे लिज़ार्ड कैसे खा रही होती है, फ्रॉग भी कीड़े खा रहा होता है, बर्ड्स भी खाती है। तो एक जीव, एक इंसेक्ट, एक कीट, उसको कितने अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, बर्ड्स भी, फ्रॉग भी, लिज़ार्ड भी। तो काफ़ी सारी हम बात करते हैं फूड वेब में क्या होता है, कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। फ्रॉग जो है उसे स्नेक्स भी खा सकते हैं, ईगल्स भी और हॉक्स भी। तो क्या है, ये सारा जो कनेक्शन है इसको ही हम बोलेंगे फूड वेब। ज़रूरी नहीं है ग्रास को सिर्फ डियर खाए, ग्रास को और भी सारे जीव खा सकते हैं, जैसे रैबिट्स, इंसेक्ट, काऊ। फिर इंसेक्ट्स को भी काफ़ी जीव खा सकते हैं, बर्ड्स हो गई, फ्रॉग, लिज़ार्ड। तो ये सारे जो कनेक्शन है वेब में, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। क्लियर हो गया आप लोग को यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ। इन सब का जो आपसी जुड़ाव है ना, ये बनाता है एक जाल, और इसी जाल को हम बोलते हैं फूड वेब। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ो। वाई इज फूड वेब इम्पॉर्टेंट? क्यों भाई इम्पॉर्टेंट है फूड वेब? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी किसे पता है? यहाँ देख के ही बताएंगे आप। चलिए देखते हैं। शोज द इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑर्गेनिज्म, ये दिखाता है कैसे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। आप या ये हम कह सकते हैं क्या, ये दिखाता है कैसे सभी जीव आपस में कैसे निर्भर हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, यह इकोसिस्टम को स्थिर बनाता है। हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इफ वन स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट, अदर गेट अफेक्टेड टू। इट मीन्स, इससे हमें यह समझ आता है कि कैसे अगर एक स्पेशीज़ गायब हो जाए तो बाकी स्पेशीज़ पे इसका असर कैसे पड़ता है, कैसे अफेक्ट होती हैं, ये सब भी पता चलता है हमें। फ़र्क तो पड़ेगा, अफेक्ट तो होंगे अगर एक भी स्पेशीज़ क्या हो गई, गायब हो गई। एक भी जीव गायब हो जाए तो बाकियों पे असर पड़ सकता है। व्हाट इज़ होमोस्टेसिस? उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक सेकेंड। देखो, हर फूड वेब सूरज की ऊर्जा, सनलाइट, सन एनर्जी भी कह सकते हो, से शुरू होती है।
शुरू होता है, हम कह सकते हैं, हर फूड वेब। और डिकम्पोजर्स, इन्हें हम बोलते हैं अपघटकों, यानी डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स पर ख़त्म होता है। नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, इस बात को ध्यान रखना। हर फूड वेब सूरज की ऊर्जा से शुरू होता है और डिकम्पोजर्स पे ख़त्म होता है। बिल्कुल माइंड में ये बात सेट कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे देखें। चलिए अब आ जाते हैं हमारे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, किसे किसे पता है? होम्योस्टेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं, किसे किसे पता है? जल्दी बताओ। होम्योस्टेसिस को हम बोलते हैं समस्थिति। होम्योस्टेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समस्थिति। होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इवन व्हेन द आउटसाइड इन्वायरमेंटल चेंजेस। होम्योस्टेसिस क्या है? एक एबिलिटी है, एक क्षमता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या हम ये कह सकते हैं होम्योस्टेसिस समस्थिति वो प्रक्रिया है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपना आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को, जैसे वाटर लेवल हो गया, पीएच हो गया, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, आंतरिक वातावरण है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे बॉडी टेम्परेचर। चाहे बाहर का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा भी हो, भले ही बाहर का जो वातावरण है वो चेंज हो, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदरूनी जो वातावरण है, इंटरनल वातावरण, इन्वायरमेंट है, चाहे बॉडी टेम्परेचर, वाटर पीएच लेवल, इसको मेंटेन रखता है, स्थिर रखता है। जैसे कि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, तो क्या होता है, बॉडी ठंडी हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है। और जब बहुत ठंड हो तो कैसे कपकपाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोड्यूस होती है हीट। तो इसी को हम कह सकते हैं, ये जो इंटरनल बैलेंस है, इसको हम कह सकते हैं होम्योस्टेसिस। गर्मी में पसीना आना, शरीर ठंडा होता है, और कह सकते हैं ठंड में कांपना, इससे क्या होगा, शरीर गर्म रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये जो इंटरनल बैलेंस है इसको ही हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस। अब आ जाता है इकोसिस्टम। वैसे तो हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम पर वहाँ पे मैंने लिख भी देती हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र, हम ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में संबंध और आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि लिविंग आपके ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये किसके संपर्क में आएंगे, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, और कह सकते हैं आदान प्रदान करते हैं। जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। हम एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसको पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी, ऊर्जा प्रवाह के बारे में भी, और न्यूट्रिएंट साइकिल यानी पोषक चक्र के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखी हो तो देख लेना। तो इकोसिस्टम भी अपने आप को संतुलन यानी बैलेंस में बनाए रखते हैं। चलो, हाउ इज होम्योस्टेसिस रिलेटेड टू इकोसिस्टम? होम्योस्टेसिस कैसे रिलेटेड है इकोसिस्टम के? देखो, 2 टाइप्स के बैलेंस होते हैं। एक होता है इंटरनल, जिसे हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। एक होगा हमारा एक्सटर्नल, जिसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम बात करें इंटरनल, नाम से ही समझ आ रहा है अंदरूनी बात हो रही है, यानी क्या होगा, ये एक जीव के अंदर होगा, इनसाइड अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके इंटरनल में। एक्सटर्नल ये होगा पूरे इकोसिस्टम में, इन द होल इकोसिस्टम,
जैसे कि प्रेडेटरी प्रे, बैलेंस, फूड चेन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। शिकार शिकारी संतुलन जो है ये एग्जाम्पल है एक्सटर्नल का ही, इकोलॉजिकल बैलेंस का। यहाँ पे क्लियर हो गया या नहीं हुआ? शिकार शिकारी जो बैलेंस है, संतुलन है, फूड चेन है, ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए इकोलॉजिकल बैलेंस के। कनेक्शन देख लेते हैं होम्योस्टेसिस और इकोसिस्टम के बीच। Although homeostasis happen inside an organism, it helps the organism survive in the ecosystem. होम्योस्टेसिस जो है, देखिए, हालांकि होम्योस्टेसिस जो है एक जीव के अंदर होता है, लेकिन ये एक जीव को इकोसिस्टम में सरवाइव करने में यानी जीवित रहने में मदद करता है। जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स, कैमल हो गया, आपका ऊंट हो गया, ये क्या करता है? वाटर स्टोर करता है सरवाइव के लिए, गर्मी में, ड्राई इन्वायरमेंट में क्या करता है? ये ऑलरेडी वाटर को ये स्टोर करता है। हम जानते हैं डेजर्ट में आपको कैमल्स देखने को मिलेंगे, बहुत कम पानी में भी ये क्या करता है? सरवाइव करता है, जो ऊंट होता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे यानी समुद्री जीव, यहाँ लिख देती हूँ, समुद्री जीव जो हो गए, ये क्या करेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स रेगुलेट देयर बॉडी सॉल्ट्स टू सर्वाइव इन सॉल्टी और फ्रेश वाटर, अपने शरीर में नमक के स्तर को क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। ये रेगुलेट देयर बॉडी सॉल्ट टू सर्वाइव और इन फ्रेश वाटर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दिस एबिलिटी अलाउ ईच ऑर्गेनिज्म टू प्ले इट्स रोल प्रॉपरली इन द इकोसिस्टम, जो इनकी ये एबिलिटी है, ये क्या है? मदद करती है जीव को इकोसिस्टम में उनका सही जो रोल है उसको निभाने में। हम कह सकते हैं इन जीव की होम्योस्टेसिस एबिलिटी, होम्योस्टेसिस क्षमता उन्हें इकोसिस्टम में अपना सही जो रोल है निभाने में मदद करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या कनेक्शन है होम्योस्टेसिस और इकोसिस्टम के बीच? फिर से सुन लो, हालांकि होम्योस्टेसिस जो है एक जीव के अंदर होगा, लेकिन ये उसको इकोसिस्टम में सरवाइव करने में, जीवित रहने में मदद करता है। जैसे कि हो गया ऊंट, कैमल एक डेजर्ट एनिमल, बहुत कम पानी में भी सरवाइव करता है। समुद्री जीव हो गए, अपने शरीर में नमक के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इनकी जो ये एबिलिटी है, या हम कह सकते हैं होम्योस्टेसिस जो क्षमता है, ये जीव को उनका जो इकोसिस्टम में जो रोल है वो निभाने में मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोसिस्टम लेवल बैलेंस इज इक्वल टू इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस। Just like an organism keep its internal environment stable, the ecosystem also tries to stay balanced through natural process। जैसे कि कोई जीव है वो क्या करता है? अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे स्टेबल रखता है, वैसे ही इकोसिस्टम भी कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से अपने आप को बैलेंस करता है। हम कह सकते हैं खुद को संतुलित रखता है। जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल इकोसिस्टम बैलेंस के, जैसे कि प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन, शिकारी शिकार का संतुलन, न्यूट्रिएंट साइकिल और फॉरेस्ट फायर रिकवरी, जंगल में आग लगने के बाद पुनरुद्धार यानी रिकवरी। हाउ इट मेंटेन इटसेल्फ, देखो शिकार शिकारी पॉपुलेशन, शिकार शिकारी जनसंख्या, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कैसे बैलेंस रहती है सब कुछ। जैसे कि ज़्यादा डियर होंगे यानी हिरण बढ़े, तो क्या हुआ? टाइगर बढ़े और डियर रिड्यूस हो गए। तो क्लियर हो गया प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन, शिकारी शिकार का संतुलन। फिर आ जाएगी न्यूट्रिएंट साइकिल, डिकम्पोजर्स रिटर्न न्यूट्रिएंट टू सॉइल, कैसे जो है सॉइल के पास वापस जो है न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं। हम ऑलरेडी जब हमने डिकम्पोजर्स डिस्कस किया था, डिटेल में बढ़ा था, तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। मिट्टी में कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक हैं, ये लौटाते हैं डिकम्पोजर्स। फिर फॉरेस्ट फायर रिकवरी, सक्सेशन स्लोली रिस्टोर्स द इन्वायरमेंट, धीरे धीरे सक्सेशन से इकोसिस्टम क्या होता है? रिस्टोर हो जाता है, बहाल लेता है। दिस इज ऑफन कॉल्ड इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। दिस इज ऑफन कॉल्ड इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी इसे हम कभी कभी इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आगे बढ़ा जाए या नहीं? अच्छा, प्रीवियस किसी भी क्लास में किसी टॉपिक, किसी थ्योरी, किसी एग्जाम्पल में कोई कन्फ्यूज़न हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि क्लासेस ऑलरेडी इतने टाइम पहले हो गई या 1 मंथ पहले हो गई तो पूछना चाहिए नहीं, उसी टाइम पूछिए। और
मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, What are ecological pyramids? क्या हैं ecological pyramids? An ecological pyramid is a graphical representation of a trophic level of an organism in an ecosystem. क्या है? एक graphical representation है trophic levels की organism की ecosystem में. Each step in the pyramid represents a level in the food chain. जो pyramid है इस तरीके से rectangle में ये होता है pyramid. तो क्या होगा, हर एक जो लेवल है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी फूड चेन को. हर एक स्टेप जो है पिरामिड्स में रिप्रेजेंट करेगा लेवल फूड चेन की. जैसे कि प्रोड्यूसर्स आ गए, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड. ट्रायंगल शेप्ड का होगा. फीडिंग लेवल्स हैं, ये जो ट्रॉपिकल लेवल्स हैं फीडिंग लेवल्स हैं. हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोड्यूसर्स को हार्बीवोर्स खाएंगे, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स, देन टॉप प्रेडेटर्स. इसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. एक बार चेक कर लूँ मैंने बनाया है नहीं बनाया है. नहीं बनाया तो मैं बना देती हूँ. चलिए आप लोग को बना के दिखाया जाए. देखिए एक मिनट रुक जाइए, सब्र करिए सब्र. थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, रुक जाओ. बड्डा बनाए चाहे बड्डा. ओके भाई, थोड़ा तो लाइन इधर उधर होती है ना, स्केल थोड़ी है मेरे हाथ एग्जैक्ट हो जाता है, कोई बात नहीं. देखो यहाँ आ गई आपकी क्या, प्रोड्यूसर्स. ये आ गए आपके प्रोड्यूसर्स. अब प्रोड्यूसर को कौन खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे कौन, जल्दी बताओ. हार्बीवोर्स. प्राइमरी कंज्यूमर है ये हार्बीवोर्स. अब भाई हार्बीवोर्स को खाएंगे हमारे कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर्स. अब भाई इनको कौन खाएगा, इनको खाएंगे टर्शरी यानी आपके जो टॉप पे हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, नहीं करा है, कर रखा है. टॉप प्रेडेटर्स यानी टर्शरी कंज्यूमर. ये क्या है, सेकेंडरी को खाएंगे प्रेडेटर्स. अरे एक मिनट, प्रेडेटर्स. तो भाई ये हो गया आपका इकोलॉजिकल पिरामिड. हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट हो रहा है फूड चेन का. प्रोड्यूसर को खाएंगे हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स को टॉप प्रेडेटर, टॉप वाले ये सब खा लेते हैं. खाऊं है ये खाऊं. क्लियर हो गया या नहीं हुआ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. चलो आगे बढ़े. पिरामिड होता क्या है, लोअर लेवल्स हो गई आर लार्जर इन नंबर ऑफ एनर्जी. लोअर लेवल यानी हो गए आपकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. देखो देखो देखो, अभी तो देखा था. साइज देख लो ना, है या नहीं. इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर्स होंगे इनकी संख्या और ऊर्जा यानी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी. जैसे जैसे हर स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे, चाहे जनसंख्या हो, चाहे बायोमास हो, चाहे एनर्जी यानी आपकी ऊर्जा डिक्रीज होती जाएगी. इसलिए हम इसको जो ये पिरामिड शेप में बनाते हैं एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो होंगे सबसे ज़्यादा और हर एक स्टेप जैसे जैसे स्टेप ऊपर ज़्यादा जाएगा जो एनर्जी है, ऊर्जा है, बायोमास है, संख्या है वो कम होती जाती है. इसलिए हम इसको इस फॉर्म में ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते हैं और हम कह सकते हैं पिरामिड बनाते हैं. क्लियर हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड भी. चलो पिरामिड अब क्या है भाई, 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, देन बायोमास, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी. इसको हम 1 बाय 1 अब समझ लेते हैं. पहले आ जाता है पिरामिड ऑफ नंबर. इट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल. यानी क्या है, ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये शो करता है हर एक ऑर्गेनिज्म का नंबर, संख्या हर एक ट्रॉफिक लेवल पे. जैसे कि अपराइट पिरामिड तो क्या होगा, ग्रासलैंड, ग्रास मेनी, ग्रास होपर लेस, फ्रॉग्स फ्यूअर, स्नेक्स वेरी फ्यू और हॉक. यानी ग्रासलैंड में जो अपराइट
पिरामिड होगा। मैंने शायद यहाँ बना भी रखा होगा। देखो, ग्रास सबसे ज़्यादा हो गई ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, देन उससे कम रैबिट, उससे कम फॉक्स, उससे कम लाइन। ठीक है, तो ये भी वही बात हो जाएगी, ग्रास सबसे ज़्यादा, फिर ग्रास ऊपर उससे कम, फ्रॉग उससे कम, स्नेक्स उससे भी कम, और हॉग क्या, एक बचा। तो धीरे 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 हर एक लेवल पे जो संख्या है जीव की वो कम होती जाती है। ये है पिरामिड ऑफ नंबर। जैसा कि अभी हमने देख लिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड, ग्रास ज़्यादा, देन रैबिट कम, देन फॉक्स उससे कम, देन लाइन उससे कम। लाइन लाइन लाइन। फिर आ जाता है इन्वर्टेड पिरामिड। ये क्या है, ट्री इकोसिस्टम हो गया, एक ट्री हो गया, वो हो गया आपका प्रोड्यूसर। देन काफ़ी सारी बर्ड्स होंगी, कई पक्षी होंगी, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। फिर काफ़ी सारे पैरासाइट्स होंगे बर्ड्स पे, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। बर्ड्स पे, पंखों पे, याद करो हमने इसे पढ़ा है, उन पर कई परजीवी होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से बताओ प्रीवियस क्लास किस किसने अटेंड करी थी, नहीं करी होगी तो नहीं पता होगा, करी होगी तो पता होगा, हम ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और मैंने डिटेल में समझाया था ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। याद करो, अपराइट जैसे कि ग्रासलैंड और जंगल, यानी घास का मैदान हो गया और जंगल हो गया। इन्वर्टेड, इसमें आ जाएगा ट्री इकोसिस्टम, यानी पेड़ आधारित इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर्स जो है ट्री, तो भाई एक हो गया इस टाइप का, जैसे देख लो एक बार, मैंने शायद बना रखा होगा, ये रहा, देखो ट्री, ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया ट्री। देन उससे ज़्यादा बर्ड्स, कई पक्षी होंगे, फिर उन पे कई पैरासाइट्स होंगे, तो ये क्या है, ट्री इकोसिस्टम है। ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड, क्लियर है या नहीं। ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड है, ये पिरामिड है, इसमें ट्री कम होंगे, बर्ड्स ज़्यादा होंगे, कई पक्षी होंगे, देन कई पैरासाइट्स होंगे, परजीवी होंगे। ये क्या है, आपका ट्री इकोसिस्टम है। और ये था आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसमें ग्रास ज़्यादा थी, देन रैबिट उससे कम, फॉक्स उससे कम, लाइन उससे कम। क्लियर 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 बच्चा पार्टी, आगे बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्या है, टोटल जो बायोमास है हर एक लेवल पे वो शो करता है, वो दिखाता है। जल्दी बताओ, समझ आ गया होगा, ये भी हर एक लेवल पे दिखाएगा। इसे ये भी कह सकते हो मास ऑफ लिविंग मटेरियल, यानी जीवित वस्तुओं का वजन। अपराइट पिरामिड होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, प्लांट जो होंगे उसमें हाई बायोमास होगा, हार्बीवोरस में उससे कम होगा, कार्निवोरस में सबसे कम होगा। तो ये क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट होगा पिरामिड। देखो बनाया नहीं बनाया, इट्स ओके, नहीं बनाया, आप लोग समझदार हैं, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। अपराइट होगा तो किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, है ना, इस टाइप से होगा। ये होगा आपके प्लांट, देन आपके हार्बीवोर्स, और फिर ये आ गए आपके कार्निवोर्स सबसे कम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड किसका होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, वेरी लिटिल बायोमास एंड रिप्रोड्यूस, क्या फास्ट, रिप्रोड्यूस करेंगे फास्टली, और बायोमास जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। भाई इनका बायोमास भले ही कम हो, लेकिन ये रिप्रोड्यूस जो है भाई तेज़ी से करते हैं, हम कह सकते हैं। कम बायोमास लेकिन तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, इसमें जू प्लैंक्टन जो है वो ज़्यादा होंगे, फिर स्मॉल फिश हो गई, फिर बड़ी फिश हो गई, इनका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। इन्वर्टेड हो गया इसका पिरामिड, देख लो एक बार बनाया है, मेरा रह गया, कोई बात नहीं मैं बना दूँगी, इट्स ओके। चलो 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 चलो, जैसे कि ये हो गया आपका क्या, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन प्लैंक्टन, देन आ गया आपका क्या, जूप्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश, बायोमास की बात हो रही है, देन बिग फिश। कुल मिलाकर ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, बड़ी मछली का, बिग फिश का होगा। चलो कंक्लूजन क्या हुआ, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड हो गया आपका अपराइट, और पॉन्ड लेक हो गया आपका इन्वर्टेड पिरामिड। क्लियर है या नहीं, तालाब, झील, समुद्र, इनका होगा इन्वर्टेड, और ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, जंगल, घास के मैदान का होगा अपराइट। चलो फिर आ जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हम पढ़ चुके हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो फ्लो है एनर्जी का वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। 10% लॉ है इसके पीछे, हम पढ़ चुके हैं, और अभी भी हमने पढ़ा था 90% जो है वो वेस्ट हो जाएगा, हीट, मूवमेंट, डाइजेशन, वेस्ट, मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया था, देखो वही सारी चीज़ें मेंशन है।
क्या है ये एनर्जी फ्लो हर एक लेवल पे जो है उसको शो करता है। इसके पीछे एक लॉ है 10% लॉ। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी न्यूट्रिएंट्स पास होंगे, बाकी का 90% नष्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एस हीट मूवमेंट डाइजेशन एक्सक्रीशन, इसमें क्या होगा, वेस्ट में नष्ट हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? आ गया नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ। आ गया? चलो इसके एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स पढ़ चुके हैं, फिर देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बार बार पढ़ लेंगे। प्रोड्यूसर्स 1000 कैलोरी कह सकते हैं हम किलो कैलोरी। ओके देन हार्बीवोरस जो प्रोड्यूसर को खाने उन्हें 100 किलो कैलोरी। देन ठीक है ना, तो क्या होगा, हर एक लेवल पे क्या होगा, एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। प्रोड्यूसर्स 1000 किलो कैलोरी है तो हार्बीवोरस को उसका 10% मिलेगा, यानी 100 KCl यानी किलो कैलोरी। देन कार्निवोर्स जो हार्बीवोर्स को खा रहे हैं उन्हें 10 किलो कैलोरी मिलेगी, भाई 10% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर कार्निवोर्स पे जो मिली है 10 किलो कैलोरी, उसका 10% मिलेगा टॉप कार्निवोर्स को, यानी 1 KCl। देन उसको जो खाएंगे उनको 0.1। इस टाइप से क्या होगा, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होंगे, एंड अदर 90% वेस्ट एज अ मूवमेंट, हीट, रेस्पिरेशन, एक्साइटेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में क्या होगा, नष्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा हमेशा, अपराइट होगा, नेवर इन्वर्टेड, मोस्ट एक्यूरेट पिरामिड। क्लियर है या नहीं है? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या होगा, अपराइट होगा। प्रोड्यूसर आ गए, हार्बीवोर्स आ गए, कार्निवोर्स आ गए, और आपके टॉप कार्निवोर आ गए। हर एक लेवल जो है, स्टेप है, रिप्रेजेंट करेगा ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी लेवल भी कह सकते हो आप इसको। हार्बीवोर्स और ये यहाँ पे थे आपके प्रोड्यूसर, हमेशा अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, मोस्ट एक्यूरेट पिरामिड कह सकते हैं हम इसे। 10% लॉ से क्वेश्चन आ सकता है, आ तो कहीं से भी कुछ भी सकता है, पढ़ना तो सब कुछ है। देन स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? स्टैंडिंग क्रॉप इज द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट पर्टिकुलर टाइम इन ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? टोटल मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बायोमास हम इसे कह सकते हैं, जो मौजूद है एक समय पर, हर एक हम कह सकते हैं किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे इकोसिस्टम के। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है किसी एक समय पर किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पेन ले लेती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, आहार स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल। आहार स्तर पर उपस्थित सभी जीवित जीवों का बायोमास, वो है स्टैंडिंग क्रॉप। टोटल मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बायोमास कह सकते हैं, जो प्रेजेंट है एक समय पर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे इकोसिस्टम की, जो मौजूद बायोमास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पर्टिकुलर टाइम पे इस बात का ध्यान रखना, किसी एक समय पर मौजूद टोटल बायोमास लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है क्या, हमारा स्टैंडिंग क्रॉप। इसका मतलब ही यही है, टोटल मास लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो किसी एक समय पर मौजूद है, कह सकते हैं किस पे, ट्रॉफिक लेवल पे इकोसिस्टम के। क्लियर है या नहीं है? किसी भी आहार स्तर पर उपस्थित सभी जीवित जीवों का बायोमास। इसमें आ जाएंगे प्लांट्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखना कैसे मेज़र किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इसे। फिर से समझ लो, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, उसका मतलब है टोटल जो मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे ईच ट्रॉफिक लेवल पे इकोसिस्टम की। इसमें इंक्लूड है आपके प्लांट्स, हार्बीवोर्स, कंज्यूमर्स, जैसे सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए आपके। और इसे मेजर्ड यूजुअली कैसे किया जाता है, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर में और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर में। इस बात को कृपया आप ध्यान में रखें, मन बिल्कुल माइंड में फिट कर लें। चलो नेक्स्ट देखें, इससे पहले हम कुछ और भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इट इंक्लूड्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड्स होंगे, डेड वंस नहीं होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट डेड वंस, मरे हुए की बात नहीं हो रही है, सिर्फ
लिविंग्स ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो जीवित होंगे, उनकी बात हो रही है। इट वेराइज फ्रॉम सीजन टू सीजन, इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। देखिए, इसमें केवल जीवित जीव जो हैं वो गिने जाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो गिने जाते हैं, मृत नहीं, डेड वंस नहीं। ये मौसम, सीजन और इकोसिस्टम में के अनुसार बदलता है, ये हम कह सकते हैं। एक पॉइंट और प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं, लिख दीजिए। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर, ये नंबर और एज बायोमास। इसे भी प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। यानी इसे संख्या और बायोमास दोनों में व्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर में भी और बायोमास में भी। इसके एग्जाम्पल देख लें क्या? ये नोट कर लिया तो बताओ, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जल्दी बताओ, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखें। बढ़ू आगे, चलो। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि इसका ग्रासलैंड का देखते हैं ना। ग्रास क्या हो गई आपकी? प्रोड्यूसर हो गई। कितना होगा इसमें? 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देन रैबिट्स में जो हार्बीवोर्स हो गए आपके, एक मिनट, हार्बीवोर्स हो गए। इन पे कितना होगा? 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और आपके जैसे फॉक्सेस हो गए, यानी कार्निवोर्स। यहाँ पे कितना होगा? 10 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये जो डिक्रीजिंग पैटर्न है, ये क्या शो कर रहा है? एनर्जी। ये हम कह सकते हैं ये फॉलो कर रहा है एनर्जी फ्लो। ये नोट कर लो, फिर मैं लिखती हूँ, मेंशन कर दूँगी। एनर्जी फ्लो और पैरामिड जो है बायोमास का, वो क्या है? ये शो करता है। नोट कर लो, फिर मैं नोट कर देती हूँ, मतलब आगे बढ़ती हूँ। बढ़ूँ या नहीं? कर लिया। उत्पादक, प्रोड्यूसर, हार्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ये सब हो गया या नहीं? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो डिक्रीजिंग है पैटर्न है, हम कह सकते हैं जो डिक्रीजिंग पैटर्न है, दिस डिक्रीजिंग पैटर्न follows energy flow and the pyramid of बायोमास। इसे नोट कर लो जल्दी से। ये जो गिरता हुआ पैटर्न है, ये फॉलो कर रहा है एनर्जी फ्लो, जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10% यूनिडायरेक्शनल है, कैसे पास होता जाएगी 10-10-10%। और पिरामिड जो है बायोमास का, यानी बायोमास पिरामिड को दर्शाता है। यहाँ तक हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। चलो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैंडिंग स्टेट, जिसको हम स्टैंडिंग क्वालिटी भी कहते हैं। स्टैंडिंग स्टेट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द सॉइल और वाटर ऑफ एन इकोसिस्टम। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? टोटल अमाउंट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हो गए, जो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल है। किसमें? सॉइल में। एक समय पर क्या है? अवेलेबल है, मौजूद है सॉइल में, और कह सकते हैं किसमें? पानी में, इकोसिस्टम के। एक और बात, ये मैं हटा देती हूँ, ये एयर है, इसका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे लिख रही हूँ। ये क्या है? एयर है। एयर हो गई आपकी, वाटर हो गया,
सॉइल हो गई। इनमें एक पर्टिकुलर एक विशेष समय पर कह सकते हैं मौजूद जो है सॉइल में, वाटर में जो अवेलेबल है सब्सटेंसेस जो होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट और मिनरल जो किसी एक विशेष समय पर मौजूद है सॉइल में, पानी में, हवा में, किस में, इकोसिस्टम के। ये क्या है, नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। इसको हम मेज़र करते हैं केजी में, हेक्टर में, केजी पर हेक्टर, और हम कह सकते हैं एमजी पर लीटर में और सिमिलर यूनिट्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसे हम केजी और हेक्टर में, एमजी पर लीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्टैंडिंग स्टेट क्या है, टोटल अमाउंट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि न्यूट्रिएंट और मिनरल जो किसी एक विशेष समय पर मौजूद है सॉइल में, वाटर में, एयर में, इकोसिस्टम के। ये जो हैं नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। इसे हम केजी पर हेक्टर, एमजी पर लीटर में मापते हैं। और देखते हैं, रुक जाइए, ये मत सोचिए क्लास ख़त्म, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम में, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम देखते हैं। इसमें मैं ले लेती हूँ पेन, और आपने भी अगर रख दिया हो तो उठा लो वापस। बस लास्ट है ये, नाइट्रेट लेवल जैसे होगा 3 mg पर लीटर। देन फॉस्फेट लेवल हो गया आपका 1 mg पर लीटर। एक मिनट, देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गई इकोसिस्टम में 6 mg पर लीटर। बड़ा मैसअप हो गया, साफ साफ लिख देती हूँ, कोई नहीं। 6 mg पर लीटर। जल्दी बताओ, नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसे थोड़ा सा और देखें। नाइट्रेट लेवल हो गया 3 मिलीग्राम पर लीटर, फॉस्फेट लेवल हो गया आपका 1 मिलीग्राम पर लीटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गई 6 मिलीग्राम पर लीटर। पॉन्ड इकोसिस्टम में बात हो रही है। पॉन्ड इकोसिस्टम में नाइट्रेट लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर, फॉस्फेट लेवल 1 मिलीग्राम पर लीटर और डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी 6 मिलीग्राम पर लीटर। ये नोट कर लिया। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है, स्टैंडिंग स्टेट है ये पॉन्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। चलो नेक्स्ट पेज पे नोट कर रही हूँ मैं। ये क्या है, दिस इज द स्टैंडिंग स्टेट ऑफ that pond, showing the amount of nutrients available for producers। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। ये उस तालाब का क्या है, ये स्टैंडिंग स्टेट दर्शाता है, शो करता है, हम कह सकते हैं, या कहलाता है। शो करता है क्या, अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का जो अवेलेबल है प्रोड्यूसर्स के लिए, कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं प्रोड्यूसर के लिए, ये शो करता है अमाउंट। क्लियर हो गया या नहीं? ये उस तालाब का स्टैंडिंग स्टेट है, या स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है, जिससे पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स के लिए कितने पोषक तत्व, कितने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। अच्छा, कल हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ हम कल पढ़ेंगे अबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है, टाइम पे आ जाना। मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में, वही सेम टाइम सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कोई क्लास मिस हो गई हो तो अटेंड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।